वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंप्लीट चैप्टर, जो कि आप लोगों के टर्म 2 के एग्जाम्स के लिए, नीट एग्जाम्स के लिए, जेईई एग्जाम के लिए, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये हमारी वन शॉट वीडियो है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। इसके नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, बट उससे पहले आप लोगों ने अच्छे से इस पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लेना है। पूरा चैप्टर हमारा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी के सभी चैप्टर्स की भी वन शॉट वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली टू थिंग्स के बारे में रीडिंग करते हैं, जो हमारी मेन स्टडी होती है। एक तो हम इसमें बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और सेकंड हम इसमें बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो ये दोनों चीजें क्या हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या चीज होगी, जो कि रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगी। जैसे कि हम जितनी भी बैटरीज वगैरह यूज करते हैं, सेल्स वगैरह यूज करते हैं, जिसमें से कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है? वो इलेक्ट्रिसिटी उन सेल्स, उन बैटरीज के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन की जो एनर्जीज होती है, उनको हम चेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। आप लोग कोई भी सेल यूज करते हैं अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, चाहे आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, जब वो अपनी बैटरी यूज करता है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो उसे मिलती है, वो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करती हैं, ठीक है। और सेकंड हम इसमें रीड करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। वो क्या होते हैं? जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर कर केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। जब हम अपनी बैटरी को रिचार्ज करते हैं, चार्जिंग करते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी के अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये दो हमारे मेन पॉइंट्स इस चैप्टर के रहने वाले हैं। तो इस चैप्टर के बाद आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे किसी रिएक्शन की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी से हम कैसे कोई रिएक्शन करवाकर उस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम सबसे पहले इसका जो हमारा है फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए यहाँ पर। वो क्या है? अब इस डायग्राम को आप लोगों ने ख्याल से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों को रीजनिंग प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हैं दो हाफ सेल्स, तो मतलब हमने यहाँ पर दो बीकर्स को यूज किया है, ठीक है। तो जो हमारा इस साइड का बीकर है, इसके अंदर हमने क्या रखी है? दिस इज द जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसके अंदर हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ऐड किया है, ताकि हमें यहाँ से जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव के आयंस मिल जाए, मतलब जो रोड है वही सेम आयंस भी इसमें हो, ठीक है। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द हाफ सेल, इसे हम बोलते हैं हाफ सेल, ठीक है। और दूसरी ओर हमने क्या रखा है? दूसरी ओर हमने रखी है कॉपर की इलेक्ट्रोड, ठीक है। और सोल्यूशन हमने ऐड कर दिया यहाँ पर कॉपर सल्फेट का, दोनों ही 1 मोलर, यानी कि इनकी मोलैरिटी जो हमने रखी है वो हमने रखी है 1 मोलर, और इसमें ऐड किए गए हैं कॉपर 2 पॉजिटिव के आयंस, वहां से आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जिंक जो है, ठीक है, तो जिंक यहाँ पर अब क्या करेगा कि जिंक से, ठीक है, हम जिंक की साइड पर ही उसकी रिएक्शन बनाते हैं, तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो जिंक से क्या होगा कि जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन करेगा लॉस, और जिंक 2 पॉजिटिव आयंस बनाए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहां से बाहर जाएंगे और इस तरफ को मूव करेंगे, ठीक है, और यहां पर आ जाएंगे। और दूसरी साइड पर अब क्या होगा कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है ना, सोल्यूशन में ये वाले जो आयंस हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और वो कॉपर एटम बना लेंगे। अब ये कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन कर कर कॉपर एटम बनाते जाएंगे, और इस रोड के आसपास हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे। क्लियर है? और दूसरी ओर क्या होगा कि यहां से जिंक जो है, उसके जिंक 2 पॉजिटिव आयंस बनते जाएंगे, और वो सोल्यूशन में ऐड होता जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन तो ऊपर की तरफ रिलीज हो जाएंगे, ठीक है।
तो मतलब एक साइड से इलेक्ट्रॉन हुए रिलीज, दैट रोड इज कॉल्ड द एनोड, और उसका साइन क्या रहेगा यहाँ पर, उस पर चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, और दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐड, तो वो साइड बन जाएगी कैथोड, और उस पर होगी रिडक्शन। ठीक है, कैथोड पर ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन होगी। ठीक है, और एनोड पर ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। क्लियर है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सो देयरफॉर दिस साइड इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, सो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरी साइड हमारी क्या बन जाएगी, दैट इज द रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, सो दिस इज द रिडक्शन हाफ सेल। अब देखिए कि इस पूरे सर्किट को हमें करना होगा कंप्लीट। ठीक है, तो उसके लिए हमने इनके बीच क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसे कि इन्वर्ट कर कर इसके अंदर रख दिया जाता है, और इनमें ऐड किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, अगर अगर जेली के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि पोटाशियम क्लोराइड और पोटाशियम नाइट्रेट, इनको ऐड कर दिया जाता है। अब ये क्यों ऐड किए जाते हैं, ताकि जब यहां पर जिंक टू पॉजिटिव आयंस का अमाउंट इंक्रीज हो जाए, यानी कि जब यहां पर ये जो है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहां पर ऑपोजिट आयन जैसे कि Cl आयन रिलीज हो जाए। ऐसे ही यहां पर क्या होगा कि कॉपर टू पॉजिटिव आयंस यूज हो जाएंगे, तो बाकी यहां पर क्या रह जाएंगे, सल्फेट आयन रह जाएंगे। ठीक है, तो सल्फेट आयंस का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा, तो उसके ऑपोजिट चार्ज में क्या रिलीज होगा, पोटाशियम आयंस यानी कि पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे। तो साल्ट ब्रिज क्या काम करता है, एक तो वो सर्किट को कंप्लीट करता है, और दूसरा वो इसे सर्किट में क्या बनाकर रखता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस को वहां पर अकुमुलेट होने से रोकता है। ये दोनों साल्ट ब्रिज के फंक्शन, ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके तो फिर इसमें ज्यादातर दो हाफ सेल्स को ज्वाइन कर कर ही इसे बनाया जाता है। ठीक है ना, सिंगल बीकर में भी दो रोड्स रखकर इसे बनाया जा सकता है। तो ये इनकी ओवरऑल रिएक्शंस है यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई। ठीक है, तो जो हमने अभी भी एक्सप्लेन की थी कि एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर क्या होगी, इन दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें तो क्या होगा, जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव, और दूसरी साइड पर है जिंक टू पॉजिटिव एंड कॉपर। तो मतलब क्या हुआ, जिंक से क्या बन गया, जिंक टू पॉजिटिव। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हमने हमेशा यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हमने आगे रखना है। तो उसमें क्या हुआ, जिंक रोड से बने जिंक टू पॉजिटिव आयंस, और कॉपर टू पॉजिटिव से क्या बने हैं, कॉपर एटम। ये हो गई रिडक्शन। तो रिडक्शन हाफ को हमने दूसरी साइड पर हमेशा लिखना है कि कॉपर टू पॉजिटिव से क्या बन रहा है, कॉपर। तो ये दोनों मतलब बोथ साइड्स पर जो टर्म्स जो हमने मतलब चीज को आगे लिखा है, सो दीज टू आर दी रेक्टेंट्स इन दी रिएक्शन। तो आप लोगों को दो चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी, सो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड जरूर कर लेना। रिएक्शन से आपने बनानी होगी सेल रिप्रेजेंटेशन, और सेल रिप्रेजेंटेशन से आपने बनानी होगी रिएक्शन, और बीच में हमने शो किया है सॉल्ट ब्रिज। आप इसे याद रख सकते हैं, एनोड, बी फॉर ब्रिज एंड सी फॉर कैथोड, ABC। ठीक है, आप लोग ऐसे इसे याद रख लें कि एनोड, ब्रिज एंड कैथोड। ठीक है, तो एनोड मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ, और कैथोड मतलब रिडक्शन हाफ। क्लियर है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंटेशन सेल की यूज करते हैं, यही आगे पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है। ठीक है, अब देखिए अगर हमने सेल बनाया है तो फिर सेल का कोई ना कोई पोटेंशियल भी होगा, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एटम जो कि इलेक्ट्रोड में है, एंड द मेटल आयंस जो कि सॉल्यूशन में है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल्स को यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से रिडक्शन पोटेंशियल को सिलेक्ट किया गया है। यही सभी जगह पर यूज किया जाता है जब भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल है। अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट हमने ऐसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका क्या मतलब है, ठीक है, सो ई वैल्यू ऑफ Mn पॉजिटिव, ठीक है, मतलब उसके ऊपर चार्ज है और M। अब ये क्या शो करता है, दिस रिप्रेजेंट्स दी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स बाय दी Mn पॉजिटिव, ताकि वो Mn पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या बना सके, M एटम बना सके। इस टेंडेंसी को ये रिप्रेजेंट करती है
यहाँ पर ये जो ई वैल्यू है यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो आयन है वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर कर सॉलिड बन सकता है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है। ठीक है, अब हम इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज को यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होते हैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ई के ऊपर क्या लगा देंगे, नोड का साइन, ऐसे ई नोड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जब हमने सोल्यूशन की कंसंट्रेशन यहाँ पर रख दी हो 1 मोलर, ठीक है, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, उस टाइम पर जो आएगी यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इतना क्लियर है। सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही Mn पॉजिटिव आयंस की टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाए। ठीक है, उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसकी खुद की रिडक्शन होती है और वो दूसरे की वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग, दूसरे की वो ऑक्सीडेशन करेगा। सो देयरफॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा अगर हमारी जो ई नोड वैल्यू है दैट इज लार्ज। ठीक है, अगर ई नोड वैल्यू हमारी है लार्ज, देन जो आयंस हैं दैट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट आप लोग याद रख सकते हैं, अगर ई नोड वैल्यू माइनस में है, लो है काफी, तो वो क्या बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आगे कुछ एग्जांपल्स में आप लोगों को बताऊंगा, उसके साथ आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद है कि जो जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें वैल्यूज दी जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर टू पॉजिटिव एंड कॉपर, इसकी होती है 0.34 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड दैट इज द -0.76 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है, सो दैट इज द पॉजिटिव 0.80 वोल्ट। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी। तो ये सभी वैल्यूज ये हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। इनको कैसे सोल्व किया गया, क्योंकि अकेले हाफ सेल का पोटेंशियल सोल्व करना तो पॉसिबल होता नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके साथ कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं, जिसके साथ मतलब इन सभी इलेक्ट्रोड को वन बाय वन हमने इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ जोड़ कर उसके साथ रखकर पोटेंशियल इनके सोल्व किए हैं। ठीक है, सो दिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका पोटेंशियल जो है वो हम स्टैंडर्ड क्या यूज करते हैं, 0 वोल्ट, हमने इसको 0 मान लिया। अब इसमें होता क्या है, ये आप लोगों को पूछा जाता है पेपर में। इसमें क्या है कि बीच में एक प्लेटिनम वायर लगी हुई है, ठीक है, जिसे कि एक ट्यूब में सील किया गया है। ठीक है, और उसके एंड में एक प्लेटिनम की फॉयल लगी है जिसके ऊपर के रिएक्शन होगी, मतलब वो एज ए इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा। ठीक है, और अंदर इसके है 1 मोलर HCl सोल्यूशन। ठीक है, तो ऊपर से यहाँ से हाइड्रोजन गैस को ऐड कर दिए हैं एट ए 1 बार प्रेशर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऐड हो रही है 1 बार प्रेशर पर। प्लेटिनम वायर को सील कर कर उसके एंड में फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड प्लेटिनम फॉयल रखी गई है, और सोल्यूशन कौन सा है, 1 मोलर HCl। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर तो इसकी हो रही हो ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। अगर इसकी हो रही हो रिडक्शन तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर कर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। साथ में हम इसके प्लेटिनम हमेशा ही रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि प्लेटिनम के ऊपर ही हाइड्रोजन गैस आकर यूज होती है, वहीं पर ये रिएक्शन बनती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने इसको यूज किया विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, अब यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर होगा, जैसे हमने मान लीजिए कि इन दोनों की ही अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है उसकी क्या होगी, उसकी होगी रिडक्शन, सो दैट इज योर कैथोड। और जिसका लो है वो उसकी होगी ऑक्सीडेशन, दैट इज अवर एनोड। अब इसकी रिडक्शन होने वाली है, मतलब Ag पॉजिटिव से Ag बनने वाला है, तो मतलब Ag पॉजिटिव से क्या बनेगा, हमारा Ag बनेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लो है तो इसकी क्या होगी, इसकी इसकी होगी ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में ऑपोजिट होगा, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन हो सकती है, जिंक टू पॉजिटिव की तो हो नहीं सकती। ठीक है ना, तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, मतलब जिंक हम यहाँ पर रखेंगे और दूसरी साइड पर क्या बन जाएगा, वो जिंक टू पॉजिटिव।
ठीक है, इसको आप लोग बैलेंस कर लेना। तो ऐसे हम रिएक्शन बना सकते हैं फ्रॉम द गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। अब इसका हम सोल्व कर सकते हैं ई नोट सेल यानी कि सेल पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है? ई नोड वैल्यू ऑफ द कैथोड माइनस ई नोड वैल्यू ऑफ द दैट इज द एनोड। ठीक है, तो वो कैथोड मतलब जिसकी वैल्यू हायर है। अब हमारा यहाँ पर क्या रहा है? कैथोड जिसकी रिडक्शन हुई है। रिडक्शन किसकी हुई है? सिल्वर की हुई है। ठीक है, सो एजी पॉजिटिव एंड एजी, सो माइनस में हम क्या लेंगे? ई नोड वैल्यू ऑफ द जिंक टू पॉजिटिव एंड जिंक। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इनकी वैल्यूज को यूज कर कर ई नोड सेल सोल्व कर सकते हैं। मैंने एक फार्मूला यहाँ पर और ये वाली एग्जांपल बताई है कि जो ये हमारा था ऑक्सीडेशन हाफ यानी कि एनोड साइड। ठीक है, तो दिस इज दी कैथोड साइड। ठीक है, तो कैथोड साइड को हमने राइट में रखा है, तो कैथोड की जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड, दोनों को ही आप लोगों ने कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। सो ऐसे ही हमें बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स की जो यहाँ पर ईएमएफ वैल्यूज को सोल्व कर कर एक पूरी सीरीज में अरेंज कर देते हैं। आपकी बुक पर पूरी सीरीज दी है, पर आप लोगों ने जो सिर्फ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं सिर्फ वही याद रखनी है। ये हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इनमें से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतनी जल्दी वो आगे को रिएक्शन हो पाएगी। मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना स्ट्रॉन्गली, सो देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करता है दैट इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर है? अब इसकी वैल्यू है माइनस में बहुत ज्यादा, तो ये मोस्टली इस तरफ को रिएक्शन करेगा। रिप्रेजेंट हमने ऐसे ही करना है हमेशा के, मतलब आयन को आगे और एटम को बाद में, बट इसकी रिएक्शन होने के चांस उधर को है, मतलब ये जल्दी लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो जो यहाँ से Li जल्दी इलेक्ट्रॉन कर सकता है लॉस, तो वो क्या करेगा? वो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? स्ट्रॉन्ग Li है, यहाँ पर एटम होगा। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ये जो आगे वाली चीज है, तो यहाँ पर ये वाली चीज बनेगी। ठीक है, तो फ्लोरीन। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो सीरीज है या फिर जो इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज है उनको हमने ऐसे यूज करना है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसकी कुछ और एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं कि रिएक्टिविटीज को कंपेयर कर सकते हैं। हम इसके साथ ईएमएफ सोल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो इसके साथ हम फिजिबिलिटी देख सकते हैं रिएक्शन की, वो मैं आपको अभी सोल्व कर कर एक हम यहाँ पर एग्जांपल करते हैं। हम इसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ देख सकते हैं, वो हमारा हो गया। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो है फिजिबिलिटी वाली एग्जांपल मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाली एक रिएक्शन दी गई है। ठीक है, जिंक से क्या बन रहा है? जिंक 2 पॉजिटिव। क्लियर है? और कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है? कॉपर। अब देखिए इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन कर रहा है लॉस और कॉपर कर रहा है गेन। इसकी ऑक्सीडेशन और इसकी रिडक्शन। ठीक है, हमने जब इनकी ई नोड वैल्यूज को चेक करना है तो हमने क्या देखा था कि कॉपर की वैल्यू थी 0.34 और जिंक की वैल्यू थी -0.76। तो कॉपर की हायर है, जिसकी वैल्यू हायर है उसी की रिडक्शन हो रही है, तो सही है। अगर मैं इसको ऑपोजिट बनाना चाहूं, अगर मान लीजिए मैं ये बनाना चाहूं कि जिंक की रिडक्शन हुई है और कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है, तो फिर अगर हम हमारा ई नोड सेल सोल्व करते हैं तो जिंक की रिडक्शन हुई है, तो जिंक को हम आगे रख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं कॉपर वाली वैल्यू, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो एक बात याद रख लीजिएगा कि ई नोड सेल जो है, ठीक है, ई नोड सेल या फिर जो ई सेल है, कंप्लीट सेल का पोटेंशियल है या ईएमएफ है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, या जीरो या पॉजिटिव। ठीक है, हाफ सेल का माइनस में हो सकता है। मतलब जैसे हमने ये किया था कि जिंक टू पॉजिटिव जिंक, इसकी वैल्यू माइनस में हो सकती है, बट जो कंप्लीट सेल की इनोड वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, या फिर जीरो हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम। क्लियर है? तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो अगर वैल्यू ऐसे आ जाए आपकी माइनस में, सो देयरफॉर एक्शन इज नॉट फिजिबल। जैसे कि उसने पूछा कि वी कैनॉट स्टोर द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक पोर्ट। अगर मान लीजिए हमारे पास एक जिंक का पोर्ट है, ठीक है,
इसमें हम क्या ऐड कर दें, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ऐड कर दें। अब क्या होगा, कॉपर सल्फेट में क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस होंगे। अब जिंक तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्ट ही कर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन हो सकती है और कॉपर की क्या हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है। सो देयरफॉर हम इसे स्टोर क्या होगी, वो तो जिंक का पोर्ट कॉपर सल्फेट में ही डिसोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट हो सकता है, ऑपोजिट यानी कि अगर हम कॉपर के पोर्ट में जिंक सल्फेट रखें, ठीक है, उसको स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव के आयंस होंगे, तो ये रिएक्शन फिर हो नहीं पाएगी, क्योंकि कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ बिल्कुल नहीं रिलीज करेगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल हायर है इसलिए, ठीक है। क्लियर है, तो ये बात आप लोगों ने यहाँ से अंडरस्टैंड करनी है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि हमने रीड किया कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की स्टैंडर्ड वैल्यूज यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, जिसमें के सोल्यूशन की होती है कंसंट्रेशन 1 मोल। अगर हम किसी और कंसंट्रेशन पर सोल्व करना चाहें, ठीक है, तो फिर हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन को यूज कर कर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड टेम्परेचर पर सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये यहाँ पर आयन है, ये n इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है और सॉलिड एटम बना रहा है। सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन जो कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर हो सकती है, मतलब जिसके साथ हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो हमारे पास होते हैं, हम सोल्व करना चाहते हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। तो उसका फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट electrode potential at any concentration of ions is equals to the standard electrode potential minus 2.303 over n into f RT log concentration of the solid atoms divided by the concentration of the ions। मतलब के प्रोडक्ट साइड को ऊपर रखना है और रिएक्टेंट साइड को आप लोगों ने डिवाइड में रखना है। क्लियर है, तो R जो है, R इज दी गैस कांस्टेंट, और F क्या है, दैट इज दी चार्ज ऑन दी 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलम पर मोल, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, यूज होती रहेगी। टेम्परेचर हमने रूम टेम्परेचर यूज कर लिया है, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर दैट इज दी 298 केल्विन। और सॉलिड जितनी भी चीजें आएंगी उन सभी की कंसंट्रेशन हमने 1 रख लेनी है, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो हमारी ये सभी टर्म सोल्व होकर क्या बनेगी, क्योंकि सिर्फ n ही एक चेंज होता है, तो n क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है, उसको छोड़कर बाकी सभी का आंसर सोल्व कर कर आ जाएगा 0.0591 लॉग 1 ओवर mn पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन फॉर दी हाफ सेल। नर्स्ट इक्वेशन हम जब भी यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में यही यूज होगी, ठीक है। क्लियर है, अगर आपको थ्योरी पार्ट में आए कि एक्सप्लेन करो तो आपने ये वाली करनी है, अगर न्यूमेरिकल में आए तो यही डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है नर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। तो ये थी हाफ सेल के लिए, अगर हमने अभी यूज करना हो इसे फॉर द कंप्लीट सेल, तो मान लीजिए ये हमारी कंप्लीट सेल की रिएक्शन चाहिए। नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल से रिएक्शन बनानी होगी सबसे पहले, ठीक है। तो उसके लिए क्या फार्मूला है कि ई सेल इज इक्वल्स टू दी ई नोट सेल, यानी कि स्टैंडर्ड जो हमारा ईएमएफ होगा, ठीक है, सेल पोटेंशियल, बाकी सेम है, -0.0591 ओवर n। लॉग में क्या होगा, प्रोडक्ट साइड में जो भी होंगे हमारे प्रोडक्ट्स, उनकी कंसंट्रेशन रेज टू पावर, उनके आगे जो भी कोफिशिएंट होगा, जैसे 2 है 3 है तो उतनी हमने पावर कर देनी है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के लिए सिमिलर। बाकी सेम है कि सिर्फ आयंस की यूज करनी है कंसंट्रेशन, या फिर किसी गैस का प्रेशर सॉलिड की जगह पर हमने 1 पुट कर लेना है। क्लियर है, ठीक है। तो इसी से हम एक चीज और सोल्व कर सकते हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम जब किसी रिएक्शन में आ जाता है, उस टाइम पर क्या होता है कि उस सिस्टम का, ठीक है, सेल पोटेंशियल 0 हो जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के बोथ के रेट सेम हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि दोनों हाफ सेल के पोटेंशियल सेम हो गए, तो मतलब हमारा जो है वो सेल पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दें, ठीक है, और यहाँ पर क्या पुट कर दें हैं, so this represents the equilibrium constant। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो यहाँ से हमें फार्मूला मिल जाता है E नोट सेल इज इक्वल्स टू दी 0.059 ओवर n इंटू लॉग ऑफ Kc, ठीक है। तो इसी से हम सोल्व कर सकते हैं गिब्स एनर्जी चेंज। अब देखिए
गिब्स एनर्जी चेंज क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम यूजफुल वर्क that can be obtained from the reaction. Maximum useful work obtained from reaction. ठीक है, तो गिब्स एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है कि हम किसी रिएक्शन से कितना यूजफुल वर्क मैक्सिमम है जो वो हम यहाँ से अटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब इसका फार्मूला क्या होता है? जो इसका सेल पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है? दैट इज द माइनस एन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, इनटू फैराडे, यानी कि कितना चार्ज है। ठीक है, एक मोल पर। तो दिस इज द चार्ज इनटू द पोटेंशियल, तो सो चार्ज इनटू पोटेंशियल। सो यहाँ पर फार्मूला क्या बन गया? माइनस एन एफ इंटू ई नोट सेल। ठीक है, तो ऐसे हम गिब्स एनर्जी चेंज सोल्व कर सकते हैं। ये सभी फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर है? अब इन पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गिब्स एनर्जी चेंज होती है, दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दैट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस। अब इसका क्या मतलब है? आपके सामने एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है, जो हमने बेसिक रिएक्शन की है। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं एक्सचेंज, ठीक है ना, क्योंकि कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन कर कर कॉपर एटम बन रहा है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू हम 2 यूज कर कर जो है वो चेंज इन गिब्स एनर्जी सोल्व कर देंगे। अगर मैं इसी रिएक्शन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर कर रिप्रेजेंट कर दूं, मतलब ये सभी का अमाउंट हम 2 टाइम्स कर दें, तो यहाँ पर फिर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे चेंज। ठीक है, क्योंकि दो तो यहाँ पर अगर एक होता कॉपर तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 कॉपर हैं तो 4 होंगे। तो हम यहाँ पर एन की वैल्यू 4 कर देंगे, मतलब अमाउंट चेंज करेंगे तो चेंज इन गिब्स एनर्जी चेंज हो जाएगा, बट सेल पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, ई नोट सेल रिमेन्स सेम। क्लियर है? ठीक है, उसमें अमाउंट का कोई रिलेशन नहीं होता, सिर्फ गिब्स एनर्जी चेंज होगी, वो हमारी 2 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है? ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं। इस पर बेस्ड हमारी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यहाँ पर दिया गया है कि कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग सेल हमने रिएक्शन इसकी खुद बनानी है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हमने खुद करना है। तो ई नोड सेल यानी कि हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया गया है। सेल क्या है कि निकल से बन रहा है, निकल टू पॉजिटिव, और सिल्वर से बन रहा है, सिल्वर पॉजिटिव। तो रेक्टेंट्स हमारे एक तो हो जाएगा, दिस इज निकल, और दूसरी साइड में आगे वाली चीज है यहाँ पर एजी पॉजिटिव। तो क्या बन रहा है? एनआई से Na2 पॉजिटिव, एजी से क्या बन रहा है? एजी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज था तो हमने पॉजिटिव के आगे 2 लगा दिया, तो यहाँ पर भी 2 लगेगा, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए? सिर्फ एक साइड को आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर लें कि Na से Na2 पॉजिटिव बना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो एन की वैल्यू 2 आ गई। बैलेंस करके ने के बाद आप लोगों ने एन की वैल्यू निकालनी। ई नोट सेल हमें दिया गया है, सो बाय अप्लाइंग द नॉन्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059/2। लॉग में यहाँ पर Na2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ऊपर, ये तो है सॉलिड तो इसको हमने यूज ही नहीं करना। इस साइड पर Ag पॉजिटिव के आगे 2 है, तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे उसकी कंसंट्रेशन का। अब Na2 पॉजिटिव आयंस का हमें अमाउंट दिया गया है 0.160। ठीक है, और Ag पॉजिटिव की वैल्यू दी गई है 0.002। तो ये जो है वो लॉग वाली टर्म आप लोगों ने सोल्व करनी है। तो ये क्या बन जाएगा? लॉग 0.160, और डिवाइड में है। ठीक है, 2 इंटू अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, सो दिस बिकम्स दी 2 इंटू माइनस 10⁻³ का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 160/1000 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6। इसका भी हमने स्क्वायर कर देना है, सो दिस बिकम्स दी 4। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, सो दिस बिकम्स दी 40। ठीक है, एक जीरो यहाँ पर सोल्व होगी, और ये दोनों पावर्स हम इसमें ऐड कर देंगे, सो दिस बिकम्स दी log 4 इंटू, इन दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड करें, सो ये बच जाएगी 4। ठीक है, सो ये अब आप लोगों ने सोल्व कर लेना है, log 4 को अलग कर लें, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? log 10⁻⁴ का आंसर 4 ही होता है। ठीक है, मतलब जितनी रेज टू पावर है, तो इसकी वैल्यू अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। इन दोनों को आप लोगों ने यहाँ पर सोल्व कर कर ये वैल्यू पूरी सोल्व कर कर रख लेनी है। क्लियर है? तो अब इसको इसके साथ आप लोग सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पर फाइनल 0.91 वोल्ट। क्लियर है? तो log 4 की वैल्यू होती है 0.602।
ठीक है। तो लॉग टेबल को कैसे यूज करना है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको अच्छे से जरूर आप लोग सुन लीजिएगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इससे अगली प्रॉब्लम भी इसी के साथ हमारी है रिलेटेड कि द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, इसमें ये वाली रिएक्शन हो रही है एंड ई नोट सेल वैल्यू हमें यहाँ पर बताई गई है। हमें सोल्व करनी है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने दोनों चीजें सोल्व करनी है। तो सबसे पहले रिएक्शन को ऑब्जर्व कीजिए कि आयरन पर चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो आयरन चेंज होकर क्या बना रहा है, Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक ही किया है सिर्फ। अब ये कितने एटम है, 2 है, तो 2 है तो इन सभी के साथ 2 लग जाएगा। तो मतलब हमारे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं। ठीक है, बैलेंस तो हुई है रिएक्शन ऑलरेडी। तो एन की वैल्यू 2 है, ई नोट सेल की वैल्यू हमें दी गई है। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, -n f इंटू ई नोट सेल। एफ की वैल्यू होती है 96500, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा जाउल्स में। ठीक है, एनर्जी है इसलिए। तो अब हमने सोल्व करना था यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमने अभी अभी उसका यहाँ पर फार्मूला बनाया था, दिस इज द इम्पोर्टेंट। सो log ऑफ kc इज इक्वल्स टू दी n इंटू ई नोट सेल ओवर 0.059। तो इसको यूज करेंगे तो आपका सोल्व होकर 8 आंसर आ जाएगा। अब देखिए log kc को हमने सोल्व कर लिया, जो भी आपका आंसर आया मान लीजिए यहाँ पर 8 आ गया। अब kc को सोल्व करने के लिए log जाएगा दूसरी तरफ, सो log जाकर एंटी log बन जाएगा। ठीक है, तो एंटी लॉग ऑफ 8। अगर देखिए यहाँ पर हमारी कुछ सिंपल इंटीजर वैल्यू आ गई तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10⁻8। अगर कुछ और वैल्यू आती है उसको कैसे सोल्व करना है उसके लिए आप लोगों को एंटी लॉग सीखना होगा, उसकी वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बताई हुई है, वो आप लोग एक बार सुन लीजिए, एंटी लॉग आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बेसिक फार्मूले आते हैं तो आप लोग सिंपली इसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल इसमें से पूछा जाता है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर पार्ट शुरू हो जाएगा, दैट इज रिलेटेड टू दी इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वो सब्सटेंसेस जो अपने एक्वस सोल्यूशन और अपनी मोल्टन स्टेट में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास करवा सकते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है इन देयर एक्वस सॉल्यूशन या फिर उनकी मोल्टन स्टेट में, दैट आर कॉल्ड दी इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, एक हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विच कंप्लीटली आयनाइज, ठीक है, जो कि कंप्लीटली अपने आयंस बना दे, और डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वो क्या होते हैं, उनके अभी आयंस ही सभी के फॉर्म नहीं हुए होते। क्लियर है? तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखनी है, जैसे कि एसिड्स आ जाते हैं, बेसिस आ जाते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गई इसकी एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गई, HCl हो गया, वीक में एस्टिक एसिड हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एसिड्स, बेस और सॉल्ट हैं वीक और स्ट्रॉन्ग में, ये सभी इनकी एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, अब इनके साथ रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हमने इसमें यूज करनी है, दिस इज दी ओम्स लॉ। ये तो आप लोगों को याद होगा कि R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू दी वोल्टेज ओवर ओवर दी वैल्यू ऑफ दी करंट। ठीक है, V/I। तो आगे है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू दी रेजिस्टिविटी इनटू L/A। तो यहाँ पर L क्या है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और A क्या है यहाँ पर, दैट इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जो दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं, इलेक्ट्रोड का यहाँ पर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन A और L, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ से हम रो यानी कि रेजिस्टिविटी को सोल्व कर सकते हैं, R इंटू A/L। तो इसके यूनिट्स याद रखिएगा, तो इसके रेजिस्टेंस के होते हैं ओम, और A/L के टर्म के सोल्व कर आ जाएंगे मीटर या फिर सेंटीमीटर, ओम, सेंटीमीटर या ओम मीटर, इसके यूनिट बन जाएंगे। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं अबाउट दी कंडक्टेंस। सो व्हाट इज द कंडक्टेंस, दैट इज जी के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ दी रेजिस्टेंस। तो यूनिट्स क्या होंगे, ओम इनवर्स, या फिर हम इसे बोलते हैं सीमन। ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं सीमन्स। ठीक है, और कंडक्टिविटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल के लाइक सिंबल, वैसे इसे बोलते हैं वैसे इस हम सिंबल को बोलेंगे
कापा, बट मैं इसे ज्यादातर यही यूज करूंगा, मैं इसे के ही बोलूंगा सिंपली, ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो। सो कंडक्टिविटी के इज इक्वल्स टू दी 1/रो, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ दी रेजिस्टिविटी, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1/r इंटू एल ओवर। सो नाउ 1/r इज conductance और L over A is constant for the cell, so this is known as the cell constant। G स्टार के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, so this is the cell constant। क्लियर है? तो ये आप लोगों ने जरूर याद रखनी है, बेसिक टर्म्स हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन गया कि कंडक्टिविटी K इज इक्वल्स टू दी G इंटू जी स्टार। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्हाट इज दी मोलर कंडक्टिविटी? जब हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसोल्व करते हैं किसी भी सोल्यूशन में, उस सोल्यूशन की जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, कितनी कंडक्टिंग पावर होती है, दैट इज नोन एज दी मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? दिस इज दी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म। इसका फॉर्मूला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल लैम्डा एम। ठीक है, तो दिस इज दी कंडक्टिविटी इनटू दी 1000 बाय दी मोलैरिटी। ठीक है, सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी? इसके यूनिट्स होते हैं सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। इसके एसआई यूनिट्स होंगे, ज्यादातर हम यूज करते हैं सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है? अब अगर हम इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को जीरो को अप्रोच करा दें, मतलब हम उसको बहुत ही डिल्यूट कर दें, उसकी मोलैरिटी ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाए, बहुत ज्यादा उसमें हम वाटर ऐड कर दें, ठीक है, डिल्यूट सोल्यूशन बना दें बिल्कुल, तो फिर हम मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दैट इज दी मोलर कंडक्टिविटी एट दी इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, फिर हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम नॉट या फिर लैम्डा एम इंफिनिटी। सो दिस इज दी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और दिस इज आल्सो नोन एज दी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? अब देखिए, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स जो आप लोगों ने याद रखनी है कि कंडक्टेंस यानी कि G एंड मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम बोथ इंक्रीजेस ऑन डिल्यूशन। अगर हम सोल्यूशन को डिल्यूट करेंगे तो ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। डिल्यूशन मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसके ऑपोजिट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डिल्यूशन। कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है अगर हम सोल्यूशन को डिल्यूट करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर आयंस की होता है, अमाउंट होता है पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इसके आगे चलते हैं। सो नाउ अगर हमने सोल्व करनी हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ठीक है, तो उसको सोल्व करने के लिए अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सोल्व करना चाहें, तो उसमें कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। अगर हम सोल्यूशन को डिल्यूट भी करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी वो है, वो स्लोली इंक्रीज करेगी। ठीक है, रैपिडली इंक्रीज बिल्कुल नहीं करेगी, थोड़ा बहुत ही उसमें कुछ चेंज आएगा, क्योंकि उसके ऑलमोस्ट आयंस तो बने होते ही हैं। डिल्यूट करने के साथ सिर्फ आयंस में जो वहां पर कुछ अट्रैक्शन होती है वो सभी वीक होकर रिमूव होती है, तो वहां पर जो है वो उनकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट कर कर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करवा देते हैं विद दी वाई एक्सिस, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। बट इसके ऑपोजिट, ठीक है, तो इसका हम एक रिलेशन बना सकते हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर कर कर देखें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, सो वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो स्लोप जो है इसकी, ठीक है, स्लोप हम इसकी रिप्रेजेंट करते हैं विद -a। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर है हमारे पास कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट, और c क्या होता है? दैट इज दी, यहाँ पर जो इंटरसेप्ट हुआ है, तो वो क्या है हमारा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, सो ये जो है -a, दैट इज दी स्लोप ऑफ दिस कर्व। ये भी आप लोगों को ग्राफिकल प्रॉब्लम एग्जाम में जरूर आएगी ही आएगी। ठीक है, श्योरिटी है, वो भी इसी टॉपिक पर ही आएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बोलते हैं डिबे हक्कल ऑनसैगर इक्वेशन। ठीक है, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देखें, उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज आया है, मोलर कंडक्टिविटी में एक रैपिड इंक्रीज आया है, कि वो इतनी ज्यादा बाद में इंक्रीज हो गई है कि उसकी इंटरसेक्शन भी आगे को होती ही नहीं। ठीक है, तो उसकी वाई एक्सिस के साथ तो इंटरसेक्शन ही हुई नहीं,
तो इसका मतलब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ग्राफ से तो नहीं सोल्व कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें कुछ अलग चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कोहल-रोल्स लॉ। ठीक है, तो कोहल-रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सॉल्ट की या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है सिंपल सा कोहल-रोल्स लॉ। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो इसमें एक आएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन और दो आएंगे क्लोरीन, सो 2 इंटू यहाँ पर आयनिक मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ दी क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो ऐसे ही हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। तो ये मान लीजिए हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी हमने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन सोल्व करनी है। हम इसे स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसके दो आयंस बनेंगे, एक तो बनेगा एसीटेट आयन, इसे हम एसी के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एसीटेट आयन वाला सोल्ट सोडियम एसीटेट, फिर एच चाहिए तो एच वाला HCl। अब एक्स्ट्रा क्या हमने ऐड किया, सोडियम और Cl, उसको कर देंगे माइनस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज कर कर इसे सोल्व कर पाएंगे। तो कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले जैसे कि डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, दैट इज डिनोटेड बाय द अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। अगर अल्फा सोल्व हो जाए तो इससे आगे हम सोल्व कर सकते हैं डेसोसिएशन कांस्टेंट। उसका फॉर्मूला K इज इक्वल्स टू दी C, यानी कि कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी इनटू दी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, दैट इज दी डिग्री ऑफ डेसोसिएशन जो ऊपर सोल्व की थी अल्फा, वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सोल्ट स्पारिंगली सोलुबल है, मतलब उसकी सोलुबिलिटी काफी लो है, देन हम यहाँ पर मोलैरिटी की जगह पर सोलुबिलिटी यूज कर लेंगे मोलर कंडक्टिविटी के फार्मूले में। तो हम किसी आयन की आयनिक मोबिलिटी भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, आयनिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ दी 1 फैराड। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आपके काम आ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं इनकी। तो हमारे पास है प्रॉब्लम के रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। ठीक है, if the resistance of the same cell when filled with 0.02 molar KCl solution is this one, calculate the conductivity and molar conductivity of the 0.02 molar KCl solution। ठीक है, तो हमें कंडक्टिविटी इसकी बताई गई है। पहले हम देखते हैं क्या सोल्व करना है। सोल्व करनी है हमें कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक है, 0.02 वाला। अब इस सोल्यूशन की सोल्व करनी है, इसकी हमारे पास क्या दी गई है, रेजिस्टेंस दी गई। इससे पहले ऊपर वाला जो सोल्यूशन है उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, 0.1 मोलर, एंड उसकी रेजिस्टेंस है 100 ओम। और इसी सोल्यूशन की हमें बताई गई है कंडक्टिविटी। तो इसको यूज कर कर हम पहले हमारा सेल कांस्टेंट सोल्व कर लेते हैं। सो सबसे पहले के का फार्मूला क्या था, सो के इज इक्वल टू दी जी इंटू जी स्टार। तो वहां से हमने जी स्टार को सोल्व कर लेना है। सो दिस बिकम्स दी के ओवर जी। ठीक है, सो 1 बाय जी क्या होती है, रेजिस्टेंस, सो के इंटू रेजिस्टेंस। तो के यानी कि इसकी है कंडक्टिविटी कितनी है, 1.29। ठीक है, ये अभी हम यूज कर रहे हैं फॉर दी 0.1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इसकी कितनी दी गई है, 100। तो इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, 129 पर मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स दी गई है पर मीटर। इसे सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स है ना, तो इसलिए 100 के साथ डिवाइड किया। अब फॉर दी 0.02 मोलर सोल्यूशन के क्या फार्मूला, जी स्टार ओवर आर। तो जी स्टार की वैल्यू तो यही है, ओवर हम कर देंगे आर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये फार्मूला, तो ये आंसर आ गया। तो अगर हमारी के सोल्व हो गया है, तो हम उससे यूज कर कर मोलर कंडक्टिविटी भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है सभी प्रॉब्लम्स, तो ये आप लोगों ने इजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं अबाउट दी मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डिल्यूशन। जैसे ये सभी आयंस की हमें दी गई है मोलर कंडक्टिविटी। तो हमसे क्या पूछा गया है कि सोल्व करें फॉर द कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या करेंगे, एक Ca2 पॉजिटिव की अलग और 2 Cl आयंस की अलग। ठीक है, दोनों की वैल्यूज हम यहाँ से यूज कर लेंगे। सो दिस वैल्यू एंड Cl की वैल्यू दिस वन। तो ये दोनों यूज कर कर आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग मैग्नीशियम की सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा काम है। ठीक है, तो इसी में अगर हमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी गई हो कि
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर द सोडियम क्लोराइड HCl एंड सोडियम एसीटेट, इन सभी की वैल्यूज हमें दी गई है। हमें सोल्व करनी है फॉर द एसटी केस। तो ये HAC क्या है, तो AC मीन्स होता है यहाँ पर एसीटेट आयन, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगा दिया H, सो दिस बिकम्स द एसटी केस। तो इसका मैंने आपको बताया था क्या आएगा, ठीक है। एक तो सोडियम एसीटेट प्लस HCl, तो एक्स्ट्रा क्या है सोडियम और Cl, इसको कर देंगे माइनस, तो इन सभी की वैल्यूज यूज करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल जो है वो आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, इतनी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। क्लियर है। तो आगे अब हमारा इसका है यहाँ पर लास्ट टॉपिक, दैट इज द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो CBSE के सिलेबस में इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में उन्होंने सिर्फ एक ही टॉपिक वहां पर दिया है, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने बैटरी यूज करनी है खुद, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें दो टाइप के आयंस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आयंस, एक होते हैं नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द कटायन, और इसको हम क्या बोलते हैं एनायन, ठीक है, यहाँ पर अनायंस, ठीक है। अब दो रोड्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब कटायंस जाएंगे जिस रोड पर चार्ज होगा माइनस, तो ये इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जिस और ये जाएंगे कटायंस, तो वहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन गेन कर कर रिड्यूस हो जाएंगे, सो दिस रोड इज नोन एज द कैथोड। तो अनायंस जाएंगे जिस रोड पर चार्ज होगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर अनायंस जाकर वो अपनी ऑक्सीडेशन कर लेंगे, सो दिस इज द एनोड, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिव साइड ये हो गई नेगेटिव साइड। तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं अनायंस, सो A to A आप लोग याद रख लीजिए, अनायन गोज टू द एनोड एंड कटायन गोज टू द कैथोड, C to C, A to A, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों के अनायंस जाएंगे इस तरफ, यहाँ पर जाएंगे, और कटायंस जाएंगे आपके इस तरफ। क्लियर है। अब क्या होगा कि जब अनायंस और कटायंस वहां पर जाएंगे, तो वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी चेंज होता है, अगर कोई जो चीज फॉर्म हुई वो आगे और रेक्ट कर जाए तो वो सेकेंडरी जो है वो वहां पर चेंज कर देती है, मतलब जो पहले बना वो चेंज होकर कुछ और बनाकर वहां से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास दो ही पॉजिटिव आयन हैं, दो ही नेगेटिव आयन है, उनमें से कौन सा आयन जाकर डिस्चार्ज होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करेगा, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पर मेनली। तो बाकी डिपेंड करता है हमने कैसे मटेरियल की इलेक्ट्रोड यूज की, ठीक है, कैसा मटेरियल हम इलेक्ट्रोलाइज करवा रहे हैं, कौन सा सॉल्ट वगैरह है, और कौन सी हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड दो टाइप की होती हैं, इनर्ट, इनर्ट जैसे कि प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड हो गई, ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड हो गई, ये रिएक्शन में कोई भी हिस्सा बिल्कुल नहीं लेती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपने बीच में से पास करवाती है। रिएक्टिव जो रिएक्शन में भी पार्ट लेती है, जैसे कि सिल्वर हो गई, कॉपर की इलेक्ट्रोड हो गई, जो रिएक्शन में खुद ही पार्ट ले लेगी, ठीक है। तो जनरल सा रूल क्या है कि जिसका ई नोड वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में होगा, ठीक है, वो जाकर रिड्यूस हो जाएगा प्रोपेंशियल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पॉजिटिव आयंस हैं, A और B पॉजिटिव, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वही जाकर डिस्चार्ज होगा एट दी कैथोड, ठीक है। ये कैथोड के लिए है। तो एट दी एनोड क्या होगा, जिसकी वैल्यू माइनस में ज्यादा होगी, तो ये रूल एनोड पर चलेगा, और ये रूल आप लोगों का चलेगा कैथोड पर, ठीक है। तो जिसकी माइनस में ज्यादा वैल्यू हुई वो जाकर ऑक्सीडाइज होगा प्रिवेंशन, ठीक है। अगर ये दोनों अनायंस हैं जिसकी वैल्यू यहाँ पर लो होगी, माइनस में ज्यादा होगी, तो वो जाकर वहां पर एनोड पर जा पाएगा, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे इसके प्रोडक्ट्स को सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस NaCl, ठीक है। तो हमने एक्वस NaCl बनाया है, तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से पॉजिटिव आयन होंगे, सोडियम पॉजिटिव एंड दी हाइड्रोजन पॉजिटिव, और यहाँ पर अनायंस हैं Cl नेगेटिव एंड दी OH नेगेटिव। अब देखिए दो पॉजिटिव आयंस में है यहाँ पर मुकाबला के कौन जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम आयन या फिर यहाँ पर H पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हम चेक करते हैं, तो जो हाइड्रोजन है उसका तो 0 होती है, और सोडियम की कितनी वैल्यू होती है, -271, -2.71। तो ज्यादा वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की है, क्योंकि उसकी तो पॉजिटिव है, 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन जा सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है,
तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर कर वो चेंज हो जाएगा इनटू दी H2। तो इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने आगे क्या लगा दिया, 1/2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी एट दी कैथोड। और एनोड, और अगर हम इसकी ओवरऑल यहाँ पर बनाएंगे रिएक्शन, तो H पॉजिटिव आयंस का सोर्स क्या है, दैट इज दी वाटर। तो हम इसे वाटर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोथ साइड पर आप लोग OH आयंस को ऐड कर दें तो आपकी ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, वाटर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, हाफ हाइड्रोजन प्लस OH आयंस। अब एनोड पर क्या होगा, जिसकी वैल्यू लो होगी वो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाटर की ऑक्सीडेशन हो सकती थी, यानी कि OH आयंस हो सकते थे या फिर Cl आयंस थे। यहाँ पर तो OH आयंस और Cl आयंस में मुकाबला था। तो Cl की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है 1.36 और वाटर की है 1.23। तो लो वैल्यू है वाटर की, तो वही जाना चाहिए था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्लोरीन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज में ज्यादा गैप है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा गैप है। और वाटर की जो यहाँ पर वाटर की जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, तो वो काफी स्लो होती है। तो स्लो वाली प्रोसेस के लिए हमें जो यहाँ पर वैल्यू दी जाती है, ठीक है, रिक्वायर्ड पोटेंशियल की, उससे कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज। ठीक है, तो इसलिए वाटर की एक्चुअल में इससे ज्यादा वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए फिर क्लोरीन ही वहां पर जाता है और वही ऑक्सीडाइज होकर क्या करता है, क्लोरीन गैस और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। अब इन दोनों रिएक्शंस को आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देना है। तो इनको ऐड करेंगे तो NaCl एक्वस इन द वाटर, यहाँ पर हमने की इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस, तो सोडियम आयंस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोक्सल आयंस एंड क्लोरीन गैस यहाँ पर बन जाएंगे। क्लियर है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि ओवर वोल्टेज क्या होती है, कि जब कोई रिएक्शन वैसे तो फिजिबल हो बट वो काफी ज्यादा स्लो हो, तो फिर उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए वहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि काफी स्लो होती है प्रोसेस। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है देन दी थ्योरेटिकल वैल्यू जो कि यहाँ पर थी। इससे हमें कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज दी ओवर वोल्टेज। ठीक है, क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, दैट इज द एसिडिफाइड वाटर। अब इसमें कौन कौन से आयंस हैं, एक तो H पॉजिटिव है और अनायन हमारे पास 2 हैं। तो मतलब कैथोड पर तो एक ही ऑप्शन है, तो हाइड्रोजन जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर कर हाइड्रोजन गैस बना लेगा। हमें 4 इलेक्ट्रॉन आगे की रिएक्शन में चाहिए थे, तो हमने 4 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर कर ये रिएक्शन बनाकर रख ली। ठीक है, सिंपल है। अब दूसरी साइड पर क्या होगा कि जो हमारे OH आयंस हैं वही जाएंगे, क्योंकि सल्फेट वाली से OH आयन की वैल्यू लो होती है। तो ये बात आप लोग रीड कर लेना। ठीक है, उनकी वैल्यूज को आप लोग देख सकते हैं, तो ये आप याद रख लीजिएगा। तो जो हमारे हाइड्रोक्सल आयन गए, ठीक है, 4 गए, चारों ने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए और 4 OH बने। अब OH तो अकेला स्टेबल नहीं होता, तो वो 4 OH आपस में जुड़कर 2H2O एंड 1 ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। तो मतलब एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शंस को अब हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो हमें ओवरऑल रिएक्शन क्या मिल जाएगी, दिस वन मिल जाएगी। अगर इससे भी हमने आगे जाना हो, तो ये जो OH आयंस हैं इनका सोर्स क्या है, वाटर है। अब इन दोनों को अगर आप लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमें ओवरऑल रिएक्शन ये मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है अपॉन दी के यहाँ पर एनोड पर। तो मतलब वाटर जो H2O है उसकी ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीजन बन जाती है। तो ये बहुत यूज होती है बाकी के एग्जांपल्स में भी, तो आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो कैथोड और एनोड की रिएक्शंस को अलग अलग भी आप लोगों ने जरूर याद रखना है। आप लोगों को एक रिएक्शन भी कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम इसकी और रीड कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, अगर एक्वस है तो फिर दो दो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, H पॉजिटिव और कॉपर में से इसकी वैल्यू हायर है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है प्लस 3.4 वोल्ट और इसकी वैल्यू तो होती है 0। तो इसकी हायर है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर बन जाएंगे। दूसरी साइड पर तो OH ही जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन हमने अभी अभी रीड की थी। तो उसमें क्या होगा, वाटर ऑक्सीडाइज होकर पर ऑक्सीजन गैस बना देगा। ठीक है, सो दिस इज यूजिंग दी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अगर हम यूज कर लेते कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कैथोड की रिएक्शन तो सेम रहेगी, नो चेंज। बट एनोड पर क्या होगा कि अब जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वही धीरे धीरे डिसोल्व होगी, मतलब उसके एटम क्या बनाने शुरू कर देंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस बना बनाकर सोल्यूशन में ऐड हो जाएंगे। तो दोनों तरफ ही कॉपर का ही यूज होगा, एक तरफ से उसमें से आयंस बनेंगे
दूसरी तरफ पर आयन यूज होकर कॉपर डिपॉजिट होगा। तो इसको यूज करते हैं इन रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर मेटल। ठीक है, तो रिफाइनिंग में इसे यूज किया जाता है, रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर मेटल। ठीक है, इनको और ऐसा ही सेम प्रिंसिपल हम यूज करते हैं इन दी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाने के लिए इसे यूज किया जाता है। क्लियर है? तो फिर इसी के साथ रिलेटेड एक एग्जांपल और है, ये आप लोगों ने खुद रीड कर लेनी है। ठीक है, तो ये था आपके लिए चैप्टर। ओके, तो इसके साथ रिलेटेड कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो प्लीज इनके जो भी आंसर्स आप लोगों के अकॉर्डिंग हैं, तो ये आ गया प्रॉब्लम नंबर हो गई आप लोगों की फर्स्ट। ठीक है, इसके पार्ट ए बी सी के आंसर्स को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर ये आ गया आप लोगों का सेकंड, इसमें से आप लोगों ने बताना है कि विच इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि जिसकी इनोड वैल्यू सबसे हायर है। वो आप लोगों ने बताना है कि क्लोरीन है, MnO4 है, या फिर Cr2O7 है। ठीक है, सिंपल है ये भी काम। ऊपर भी बिल्कुल सिंपल है कि विच अलो दी ग्रेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, किसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, सिल्वर की वायर एट दी 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 60 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सिल्वर के केस में, मेटेलिक कंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। ठीक है, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड या फिर 1 मोलर डिल्यूट करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, KCl सोल्यूशन एट दी दिस डिग्री सेल्सियस और एट दी हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में टेम्परेचर हाई करेंगे तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इनके सिंपल से आंसर्स हैं। तो एक ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी बिल्कुल इजी है कि एक्स एंड वाई हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हमने डिल्यूशन की, मोलर कंडक्टिविटी एक्स की तो इंक्रीज हुई बाय 2.5 टाइम, बट वाई की इंक्रीज हुई बाय 25 टाइम्स। तो एक्स में कुछ ज्यादा नहीं चेंज आया, तो एक्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैंने आपको बताया था। तो वाई में तो बहुत ही ज्यादा चेंज आया, सो ये क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। वीक कौन हो गया, फिर वाई हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये आपके पास एक एग्जांपल है। ये फोर्थ प्रॉब्लम अब आप लोगों ने खुद करनी है। तो ये था आपके लिए कंप्लीट चैप्टर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और नीचे कमेंट्स में बताना अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो इसके नोट्स के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन शेयर यहाँ पर हो जाएगी, वहां से आप लोगों को मिल जाएंगे नोट्स भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।